तो सबसे पहले बच्चों, जितने बच्चे ऑन टाइम आए हैं ना, जितने बच्चे ऑन टाइम आए हैं, मैं सबके लिए क्लैप बजाना चाहती हूँ, सबको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो वैल्यू करते हैं टाइम को। दूसरी बात, कुछ बच्चे इसलिए देर हो गए हैं क्योंकि उनके स्कूल की छुट्टी अभी हुई है ना, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप स्कूल से आते ही ज्वाइन किए हो, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मतलब सोचा कि चलो क्लास अटेंड करना है, चाहे हम कितने भी थके हुए हैं। सो दिस शोज योर जोश, ये दिखाता है कि आप में ना कुछ सीखने का ललक है। और ये छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, टाइम को फॉलो करना, फिर फोकस होकर के सुनना, ध्यान से हर दिन पढ़ना, और एक एक परसेंट जब हम ग्रो करते हैं ना, तो एक दिन हमारे लाइफ में ना 100% का ग्रोथ होता है। थोड़ा ग्रोथ तभी जाकर के एक बार में आपके लाइफ में ना बहुत बड़ी खुशी आती है। सो यू कांट डिसाइड योर फ्यूचर, यू कांट चेंज योर फ्यूचर, ठीक है, आपको नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है, बट if you can change your habits ना, then you can absolutely change your future। तो फ्यूचर आपके हाथ में होगा। ओके, तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो अब मुझे बता दो कि सब तैयार हो, फुल टू तैयार हो, कोई इधर उधर घूम नहीं रहा है, कोई बेड पे लेटा नहीं हुआ है। मेरी क्लास में बच्चों सबसे पहली बात, बेड पे कोई नहीं लेट के सुनेगा। बेड पे लेटने का मतलब समझते हो कि आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है। हम ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, देखना, बताऊंगी बहुत सारी फैक्ट्स बताऊंगी आपको कि कैसे हमारा ब्रेन ये मॉनिटराइज रहता है, कैसे वो बायोलॉजिकल क्लॉक को समझता है। और जब आप बेड पे जाते हो ना, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है ये सोने की जगह है, सो जा सो जा सो जा, तो आप लिटरली फिर धीरे धीरे सो जाते हो और मोबाइल आपके मुंह पे गिर जाता है धड़ाम। ओके, तो आपको टेबल चेयर होना चाहिए आपके पास, स्टडी रूम होना चाहिए, अगर स्टडी रूम नहीं है तो एटलीस्ट एक स्टडी कॉर्नर बनाओ, जहां आप जाके जैसे ही बैठो ना तो चीजें आपको याद होने लगे, क्योंकि ब्रेन उस तरह से मतलब ट्रेन रहता है कि हाँ वेरी गुड, कंप्यूटर पे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेन रहता ना आपका ब्रेन कि अच्छा इस कॉर्नर पे इसको याद करनी है चीजें, ये पढ़ने वाली जगह, यहाँ सुलाना नहीं है इसको। तो एनी हाउ आपको थोड़ी भी नींद भी आएगी ना, झपकी भी आएगी, तो आपका ब्रेन आपको उठा देगा, ठीक है। दूसरी बात, मेरे क्लास में आप कॉपी पेन लेके हमेशा रहना। तीसरी बात, मेरे क्लास में हमेशा एक वाटर बॉटल जरूर रखना। वाटर बॉटल बच्चों मैं भी रखती हूँ साथ में। क्यों? वाटर बॉटल से क्या है, जब आप सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पियोगे ना, बीच बीच में इंटरवल भी मैं दूंगी आपको, तो जब आप पानी पियोगे तो आपका ना ब्रेन रिचार्ज रहेगा। जितनी भी चीजें मैं बताऊंगी, अगर लेजीनेस फील होगा तो वो लेजीनेस फिर आपको फील नहीं होगा। और एक बात, बीच बीच में जब हमारी क्लासेस लंबी होने लगेंगी ना, तो मैं आपको आपको आईज एक्सरसाइज भी कराऊंगी क्लास के बीच में। ब्लिंक करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी आंखें ना हेल्दी रहें। ओके, तो ठीक है, हम एक हेल्दी माइंड और हेल्दी ब्रेन के, सॉरी, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलो जोश दिखा दो मुझे, हाउस द जोश, हाउस द जोश, जोश दिखा दो मुझे कमेंट बॉक्स में, बताओ कैसा है, जोश है कि नहीं, एकदम सीखने के लिए रेडी हो कि नहीं। जोश, मुझे देखो बच्चों बीच में पिंच नहीं करना, मैं हर स्लाइड के बाद ना आपसे पूछूंगी कि ये समझ आ गया, तो आपको बस ये बताना है, या हार्ट भेजना है या फिर आपको, ठीक है, थम्स अप देना है, हाई है, वेरी गुड वेरी गुड। चल, हम इस चैप्टर को आज के आज सीख के जाएंगे और यहीं के यहीं पूरा डाउट क्लियर करके जाएंगे। हर स्लाइड में मैं आपको ये बताती जाऊंगी कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हम एग्जाम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एग्जाम रिलेटेड पढ़ेंगे इसको, ठीक है, एग्जाम की तरह से कैसे पढ़ा जाता है वो देखेंगे। सो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। आई एम नेहा, बायोलॉजी एजुकेटर। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, वेटेज क्या है इस चैप्टर का नीट में, ठीक है। नीट के एग्जाम में बच्चों ये, इससे एक क्वेश्चन आता है, हार्डली एक क्वेश्चन आता है, या कभी कभी बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि 2 क्वेश्चन आए। तो 1 क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चों, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, है ना। ओके, 1 क्वेश्चन का मतलब होता है बच्चों 4 मार्क्स, एंड 4 मार्क्स का मतलब होता है कि आप
से लेके 1000 रैंकिंग तक आगे जा सकते हो या फिर पीछे जा सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे जाना है या पीछे। सिर्फ ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर 4 मार्क्स इससे ले लेते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे बाकी बच्चों से, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे, इस चैप्टर को बच्चों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आप एनसीईआरटी जब भी रखो सामने में, तो एनसीईआरटी के ना पहले पेज में मैं जो ये आपको नोट्स दूंगी, ब्रेन मैप दूंगी, उसको चिपका लिया करना। जितने नोट्स दूंगी वो सारे एनसीईआरटी बुक में होने चाहिए और सब को ना उसमें चिपका लेना। मैं सिखाऊंगी आपको कि एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़ना और एनसीईआरटी बुक में इसको कैसे चिपकाना। एक पेज में लेके हर चैप्टर से पहले ये ब्रेन मैप होना चाहिए आपके बुक में। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज लिविंग पढ़ना है, पहला अध्याय। दूसरा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ना है और टैक्सोनॉमी एड्स पढ़ना है। ये 4 चीजें आपको पढ़नी है। तो जब आप इस तरह से ब्रेन मैप बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा बस ये 4 चीजें पढ़नी है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। फिर कुछ चीज छूट तो नहीं गया, मैंने सब चीजें ले लिया ना, सब कुछ पढ़ लिया ना मैंने, ठीक है, तो आपका एग्जाम में कुछ भी छूटेगा नहीं। इंपॉर्टेंट ना, व्हाट इज लिविंग में हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। ओके, उसके बाद मैं आपको दूंगी एक ट्रिक अच्छा सा। फिर सिंक पढ़ेंगे हम, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये पढ़ेंगे। देन टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हायरार्की क्या होता है, टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है, टेक्सोनॉमी हायरार्की क्या होता है, इसको लीनियर हायरार्की भी बोलते हैं बच्चों। देन ट्रिक पढ़ेंगे, यहाँ पे यहाँ मैं 2 ट्रिक दूंगी आपको, यहीं के यहीं याद हो जाएगा आपको। फिर टेक्सोनॉमी एड पढ़ेंगे, उसमें लिविंग टेक्सोनॉमी एड होता है और डेड टेक्सोनॉमी एड होता है, जिसके दोनों के 2-2 टाइप होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज लिविंग, हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लिविंग क्या होता है, जो चलता है, फिरता है, ग्रो होता है, हम सब लिविंग है। कोई यहाँ नॉन लिविंग तो नहीं बैठा ना, कोई भी यहाँ नॉन लिविंग नहीं बैठा है ना, हम सारे लिविंग है, क्योंकि हम अभी सुन पा रहे हैं, लैपटॉप चला पा रहे हैं, मोबाइल चला पा रहे हैं ना, सब कुछ कर पा रहे हैं। ओके, तो हम लिविंग है। बर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ईटिंग, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में प्रेजेंट हो, नॉन लिविंग थिंग में नहीं प्रेजेंट हो। दूसरी चीज, लिविंग बीइंग में सब में प्रेजेंट हो, आइदर इट इज यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ठीक है, कुछ भी हो वो सब में प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, विदाउट एनी एक्सेप्शन वो सब में प्रेजेंट होगा, ये याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकता है, बट डिफाइनिंग फीचर सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होगा और सब में प्रेजेंट होगा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट, एनिमल, सब में। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, दे आर मेड अप ऑफ सेल, सेल के बने हुए होते हैं। ये कौन सा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ सेल प्रेजेंट होते हैं, बाकी नॉन लिविंग में सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं बोलना मैम उसमें तो हम सेल डाल देते हैं तो सेल तो प्रेजेंट है, उनका अपना सेल थोड़ी होता और वो सेल ग्रो नहीं करता, डिवाइड भी नहीं करता। ओके, नाउ रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, मतलब कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस बच्चों ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सिर्फ हम ही कॉन्शियस हो सकते हैं ना, नॉन लिविंग कॉन्शियस नहीं होते। कभी मोबाइल अगर गिर जाए हाथ से तो मोबाइल थोड़ी आपको एक थप्पड़ लगा देता, या आपका लैपटॉप थोड़ी एक थप्पड़ लगा देता आपको, तो वो कॉन्शियस नहीं है। नाउ ग्रो एंड डेवलपमेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ग्रो ना नॉन लिविंग भी होते हैं और लिविंग भी होते हैं। जैसे माउंटेन, माउंटेन भी धीरे 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 ग्रो हो जाता है ना, उसके ऊपर अगर रेत की टीले लगते जाएं या फिर और रॉक्स लगते जाएं तो वो ग्रो होता है। ऑब्टेन एंड यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि हम ही सिर्फ ऑब्टेन कर सकते हैं एनर्जी और यूज कर सकते हैं एनर्जी को, आपका लैपटॉप, मोबाइल, बॉटल ये सब नहीं कर सकता। ओके, रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब जो जिसको रिप्रोडक्शन करने का मन नहीं है या जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो तुम क्या उसको बोलोगे नहीं तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है,
ऐसा नहीं होता है ना, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसको करना है तो करेगा रिप्रोडक्शन, नहीं करना है तो नहीं करेगा रिप्रोडक्शन। ओके, चलो अब आते हैं हम सवालों पे। ठीक है, ये है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, क्योंकि अभी जो मैं पोलिंग कराऊंगी इससे क्वेश्चन आएगा, एकदम ध्यान से सुनो, और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो इससे आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे इससे। सबसे पहले डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर आर ऑल दोज फीचर प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग विदाउट एक्सेप्शन। सब में होगा ये, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सब में होगा, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन। सेकेंड थिंग, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंक्रीज इन मास, क्योंकि जब हम बढ़ते हैं तो साथ साथ हमारा मास भी बढ़ता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जैसे देखो अमीबा, अमीबा बेचारा जाता है बड़ा होने, हो जाता है उसका रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो उसका नंबर बढ़ जाता है, वो हो तो रहा है, उसका ग्रोथ ही है, लेकिन वहां पे क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया, उसका नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गया, तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द एक्सक्लूसिव इवेंट इन हायर प्लांट एंड एनिमल? हायर प्लांट एंड एनिमल में एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है? विभिन्न, अलग अलग, अलग अलग इवेंट कौन है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो जैसे जो यूनिसेलुलर होता है ना, वो जब ग्रो करने जाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो, अमीबा ने सोचा आज मैं ग्रो होके बहुत बड़ा बन जाऊंगा, बट लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जैसे ग्रो करने को करता है वो 2 पार्ट में बदल जाता है, मतलब उसका रिप्रोडक्शन हो जाता है। बट प्लांट में, एनिमल में ऐसा नहीं होता है। ये टिंकू है, टिंकू चाहता है बड़ा होना, तो सिर्फ ये बड़ा ही होगा, ना कि इसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। टिंकू चाहता है रिप्रोडक्शन करना, तो ये रिप्रोड्यूस ही करेगा, ना कि ये बूढ़ा होके आ जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। अब टिंकू जी या गाना मत गाने लगना यहाँ, है ना, टिंकू नाम सुनते वही गाना याद आ जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? ये वाली लाइन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ध्यान से सुन रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। इससे क्वेश्चन क्या आएगा आपको? देखो ये क्वेश्चन आएगा, इज ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर? तो आप इसको 3 नंबर में कैसे लिखोगे? देखो क्या बताओगे? सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशन बताओगे, ठीक है, ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, ओके, बट growth is of 2 type, extrinsic growth and intrinsic growth and extrinsic growth. intrinsic growth बच्चों सेल डिवीजन की वजह से होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, ओके, और ये लिविंग बीइंग में होता है, और ये रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा। मतलब कि हम अभी मैं इतनी बड़ी हो गई, ऐसा थोड़ी कि कल की क्लास में बहुत छोटी सी बच्ची हो जाऊंगी, नहीं हो जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर जो ग्रोथ चल रहा है वो इंटरनल ग्रोथ है, अंदर से सेल डिवाइड हो रहे हैं और मैं बड़ी हो रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब दूसरी तरफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है? नॉन लिविंग में होता है। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है सैंड ड्यून का, रेत का टीला है, ठीक है, सैंड का टीला है, वो उस पे सैंड आते आते वो इतना बड़ा हो गया, तो ये भी तो ग्रोथ है, ये भी तो ग्रोथ है बच्चों, है ना, लेकिन ये रिवर्सिबल है। सैंड ड्यून कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, रिवर्सिबल है। और इसमें अंदर से तो कुछ सेल डिवाइड नहीं हो रहे हैं, बाहर से रेत का टीला आ रहा है, बाहर से रेत इकट्ठा हो करके वो ऐसा बन जा रहा है, या कचड़े का जो है, कचड़ा जो इकट्ठा हो रहा है, इतना इतना कचड़ा था, वो इतना बड़ा कचड़ा हो गया इकट्ठा होते होते, तो वो भी ग्रोथ है, ठीक है। तो ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है। बट यहाँ एक देखो अलग से एक बात है, क्या ट्विस्ट क्या है कि सेलुलर ग्रोथ और द इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। अगर आपको क्वेश्चन आता है इज इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर, तब आप लिखोगे हाँ, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ जो होता है बच्चों वो डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि उसमें सेल इवॉल्व है, और सेल सिर्फ हम में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है? डायमंड क्लियर है? आगे बढ़े। सो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ डन हो गया बच्चों। हेंस ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग, इट कैन ऑल्सो बी सीन इन नॉन लिविंग थिंग।
बट इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। बच्चों मैंने ये पहले से लिख रखा है इसलिए क्योंकि ना हमको क्लास जल्दी कंप्लीट करना है बच्चों, तो ना इसके पिछले वाले सेशन में जब मैं खुद से लिख रही थी तो काफी टाइम हो जा रहा था, तो पहले से ये पिछली क्लास का लिखा हुआ है, तो पहले से लिखा हुआ रहेगा तो आप जल्दी मैं क्लास कंप्लीट कर पाऊंगी, आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज रिप्रोडक्शन अ डिफाइनिंग फीचर। यहां से फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर 3 नंबर का क्वेश्चन, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? तो फिर से आप वही करोगे, सबसे पहले रिप्रोडक्शन बताओगे। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर सेम काइंड। मतलब मेरे जो बच्चे होंगे मेरे जैसे होंगे, मेरे बच्चे मेढक की तरह नहीं होंगे, मेरे बच्चे एनाकोंडा की तरह नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे ही होंगे, भैंस के बच्चे भैंस जैसे होंगे। ठीक है, तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? तो इसमें लिखोगे नो, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि जो स्टेराइल पर्सन होते हैं, ठीक है, स्टेराइल पर्सन मतलब जो इनफर्टाइल पर्सन है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, स्टेराइल पर्सन है, वर्कर बीज है, वर्कर बीज नहीं बच्चे पैदा कर सकती, ठीक है, म्यूल है, लाइगर है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो क्या तुम इनसे जीने का हक छीन लोगे? छीन लोगे क्या? नहीं, तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम नॉन लिविंग हो क्योंकि तुम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। या किसी कोई ऐसा है मॉन्क है जिसको रिप्रोडक्शन नहीं करना, भाई नहीं करना, उसको मन नहीं है रिप्रोडक्शन करने का, तो क्या वो जिंदा नहीं है? है जिंदा। सो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ये सब में नहीं होता, सारे लिविंग में नहीं होता। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? नाउ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ना दिन रात एक रिएक्शन चलता है, दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। अभी मैं बोल रही हूँ, इस समय भी मेरे अंदर चल रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस अंदर अंदर हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म हमेशा चलता है। आप ये नहीं बोल सकते ना आज मेरा मूड नहीं है मेटाबॉलिज्म करने का, आज मैम ने ना अच्छे से पढ़ाया नहीं, आज मेरा मूड नहीं है मेटाबॉलिज्म करने का, आज मैं मेटाबॉलिज्म नहीं करूंगा। बोल सकते हो क्या? बताओ कमेंट बॉक्स में, बोल सकते हो क्या मेटाबॉलिज्म करने का मूड नहीं है? बोल सकते हो क्या? या कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा हो? कोई है यहाँ? नो, है ना? कोई नहीं है, कोई नहीं है, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, वो भी डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है। अमीबा के बारे में जानते हो? मी अर्पित, अर्पित बोल सकता है। क्यों? तुमको अलग से पावर मिला है क्या? बिना मेटाबॉलिज्म के तो जिंदा ही नहीं रह सकते हम। ओके, मेटाबॉलिज्म होता क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन है। इट इज द टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काटो काटो काटो, मतलब ब्रेक करो चीजों को, जो जैसे डाइजेशन में होता है, हमारा स्टार्च टूटता है, प्रोटीन टूटता है ना, अमाइनो एसिड में टूटता है, स्टार्च टूटता है ग्लूकोज में, तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? ऐड करो ऐड करो ऐड करो, मतलब अमाइनो एसिड मिल करके बच्चों क्या बना दे रहे हैं? प्रोटीन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एनाबॉलिज्म हो गया। क्लियर? सो अब क्वेश्चन आएगा, क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रोसेस है? यस, यस, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट अकर्स इन ऑल लिविंग बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, बिना मेटाबॉलिज्म के तो जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है, अब देखो इसमें एक ट्विस्ट है जो एनसीईआरटी बुक में आपके लिखा है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अगर इन विट्रो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है, इन विट्रो का मतलब होता है बच्चों आउटसाइड द बॉडी या टेस्ट ट्यूब में। तो मान लो मैं एक टेस्ट ट्यूब लेती हूँ या कोई फ्लास्क लेती हूँ, उसमें मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कराती, बहुत सारा अमाइनो एसिड ले लिया मैंने और उससे मैंने बना दिया प्रोटीन, तो वहां मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हुआ, तो क्या आपका फ्लास्क लिविंग हो गया? क्या तुम चीख चीख के बोल सकते हो कि ये मेरा फ्लास्क लिविंग है, लिविंग बीइंग है? बोल सकते हो चीख चीख के? बताओ, हाँ या ना? इंडिया को जवाब चाहिए। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, हाँ नहीं बोल सकते, वेरी गुड। हम उसको लिविंग नहीं बोल सकते बच्चे, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म जो कराया वो हमने कराया, सारी चीजें हमने ऐड की, उसमें खुद से कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात,
मेटाबॉलिज्म सिर्फ हुआ उसमें, वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा, वो बाकी चीजें नहीं कर पा रहा लिविंग की, ठीक है। नाउ कॉन्सियसनेस, फिर इससे क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, इज कॉन्सियसनेस अ डिफाइनिंग फीचर? तो सबसे पहले बताओगे कॉन्सियसनेस क्या होता है? कॉन्सियसनेस होता है बच्चों, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। जैसे मान लो यहाँ ठंड हो गई तो मैं बिल्कुल एकदम ऐसे सिकुड़ सी जाऊंगी, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है तो मैं रेस्पॉन्ड करूंगी, किसी ने थप्पड़ मार दिया तो मैं रेस्पॉन्ड करूंगी, ठीक है। तो वो हो गया कॉन्सियसनेस। ओके, कॉन्सियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं बताते जा रही हूँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो कॉन्सियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट अकर्स इन ऑल लिविंग बीइंग। यूनिसेलर में जैसे अमीबा, अमीबा भी काफी कॉन्सियस होता है, ठीक है। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा, फेवरेबल कंडीशन है तो अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। फूड आते ही वो कॉन्सियस हो जाता है, स्यूडोपोडिया बना देता है, तो उसमें भी कॉन्सियसनेस हो रहा है, हम में भी हो रहा है, प्लांट में भी हो रहा है। प्लांट क्या होते हैं? फोटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट क्या होते हैं? फोटोट्रॉपिक होते हैं, जिधर लाइट देखा उधर मुड़ गए फोटो खिंचाने, है ना। फोटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, है ना। तो वो क्या करती है, जैसे सन को देखा उधर मुड़ गई तुरंत फोटो क्लिक कराने, इसी को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। बच्चे यही लिख के आते हैं फोटोट्रॉपिक का मतलब। फोटोट्रॉपिक होता है मतलब लाइट के तरफ रेस्पॉन्ड करना, जिधर लाइट देखा उधर आप रेस्पॉन्ड कर गए, ठीक है, उधर मुड़ गए। ओके, हम होते हैं डॉग्स, एनिमल्स, सारे लोग कॉन्सियस होते हैं, ठीक है, सारे स्टिमुली के तरफ रेस्पॉन्स शो करते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आएगा, सेल्फ कॉन्सियसनेस क्या होता है और किसमें शो होता है? सेल्फ कॉन्सियसनेस होता है अपने बारे में अवेयर होना, कि मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, ठीक है, ये अपने बारे में, और ये सिर्फ प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स में नहीं होता है। अब कभी किसी देख रहे हो प्लांट को ऐसा बोलते हुए कि अरे मैं तो अच्छे से नहीं हिल रही हूँ, मुझे तो ऐसे हिलना था, या मेरे पत्ते अच्छे नहीं लग रहे हैं, इन पत्तों को हटा दो, ऐसा देखा है क्या? नहीं। या किसी डॉग को नहीं देखा होगा कि आज मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं तो आज मैं स्ट्रीट पे नहीं भौंकूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे अंदर होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर। ओके, अब कोमा, कोमा पेशेंट अगर है तो क्या वो कॉन्शियस है? ठीक है, कोमा पेशेंट तो कॉन्शियस नहीं होते, तो हम कैसे बोले कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? कोमा पेशेंट कुछ समय के लिए कॉन्शियस नहीं, उनका ब्रेन डेड होता है बट स्टिल दे आर अलाइव, हम उनको जिंदा ही मानेंगे। हम उनको ये नहीं करते कि कोमा में गया तो चलो इस आदमी को जला दो, नहीं बोलते ना, हम उसको स्टिल अलाइव मानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन बच्चों आपका आएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस। नाउ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो एकदम पक्के से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेल सिर्फ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल का ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंदर होता है। सेल का ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ रहे हो क्या है? सेल कंबाइन होके बना है टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम। तो ये सब सिर्फ हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल सिर्फ हमारे अंदर है। ओके, क्लियर यहां से? अब मैं देने वाली हूं आपको एक ट्रिक अच्छी सी। ओके, चलो एक क्वेश्चन आएगा आपको कि आपको लिखना है व्हाट आर द डिस्क्राइब ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। तो आपको मान लो याद नहीं आ रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, ग्रोथ था, और क्या था, तो वहां पे ना एक ट्रिक है, चाय गरम चाय। क्या ट्रिक है? चाय 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 गरम चाय, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। चाय क्या हो गया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। गरम से क्या हो गया? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। एंड फिर चाय से क्या हो गया? कॉन्शियसनेस। अब मुझे बताते जाओ कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है? यस और नो? अभी हमने पढ़ा है, क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज डिफाइनिंग फीचर। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? नो, बट सेलुलर ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ग्रोथ आएगा या इंटरनल ग्रोथ आएगा तो वो डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर? नो, वेरी गुड, बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है? यस, ओके।
कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है? यस, वेरी गुड. So defining features are cellular organization, consciousness, metabolism and internal growth. क्लियर? चलो यहां से देखो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए. 5-6 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिए आपके. ओके आप डिटेल में. थैंक यू क्रिस, थैंक यू. हम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, ठीक है. अब हम आ गए दूसरे अध्याय में इस चैप्टर के. दैट इज, थैंक यू फॉर द हार्ट्स आर्यन. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों एनसीईआरटी में सबसे अच्छे से आपके लिखा हुआ है ये पॉइंट, और आपको याद करना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है. अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं. सबसे ज्यादा क्या है? इंसेक्ट्स हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1.7 मिलियन का मतलब क्या है? 17 से 18 लाख. ठीक है. अब देखो इसमें CINC क्या है, इससे क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का कि CINC को बताओ डिटेल में. ठीक है. इसके जो कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन होता है इन सबको डिटेल में बताओ. तो 5 नंबर में कैसे लिखोगे? सबसे पहली बात देखो, मान लो किसी एक बच्चे का नाम बताओ. किसी एक बच्चे का नाम बताओ जल्दी. किसका नाम यूज कर लो? मैं किसका नाम यूज कर लो? जल्दी बताओ. क्रिश का. ओके क्रिश. क्रिश जंगल में घूम रहा था. उसने ना एक इस तरह का ऑर्गेनिज्म देखा. इस तरह का ऑर्गेनिज्म देखा. ठीक है. इस तरह का ऑर्गेनिज्म देखा उसने कि उसके पैर थे, अपेंडेजेस थे, उसके ऊपर हार्ड कवरिंग थी और एंटीना था, कंपाउंड आई था, और इस तरह से वो बना हुआ था. तो उसने देखा, बोला वाह मैंने तो नई स्पीसीज ढूंढी है, नई स्पीसीज ढूंढी, अब तो मेरा नाम होगा. तो फिर क्या हुआ, उसने इसका पहले क्या किया? कैरेक्टराइजेशन किया. उसने फोन किया टैक्सोनॉमिस्ट को, बोला कि देखो मैंने एक नई स्पीसीज ढूंढी है. तो उन्होंने बोला अच्छा उसका कैरेक्टराइजेशन करो. तो उसने बताया एंटीना है इसके पास, लेग्स हैं, पेयर लेग्स हैं, फिर ऊपर हार्ड कवरिंग है, कंपाउंड आईज है. ये कैरेक्टराइजेशन हो गया. ठीक है. फिर ना जो टैक्सोनॉमी थे उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया. अच्छा ये सब है, इसका मतलब वो इंसेक्ट है. ठीक है. वो प्लांट नहीं है, वो एनिमल नहीं है, वो इंसेक्ट है. ओके. तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा लैब में लेके आओ. लैब में जब लेके गया क्रिश, तो उन्होंने उसका नोमेनक्लेचर किया, नाम रखा उसका. ठीक है. नाम क्या रखा कि ये ना इसका नाम है, चलो कॉकरोच है, मान लो कॉकरोच है इसका नाम. फिर क्लासिफिकेशन किया कि ये किस जीनस में जाएगा, किस फैमिली में जाएगा, किस ऑर्डर में जाएगा, किस किंगडम में जाएगा, इस तरह से क्लासिफिकेशन. ठीक है. चलो एक और बच्चे का नाम चाहिए मुझे इसको और अच्छे से समझाने के लिए. एक और बच्चे का नाम बताओ. ठीक है. आर्यन. आर्यन का नाम लेते हैं. ठीक है. अब आर्यन के घर में ना बच्चा पैदा हुआ. आर्यन डोंट माइंड. आर्यन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ. आर्यन ने ना उसका कैरेक्टराइजेशन किया कि भाई ये तो इंसान का बच्चा लग रहा है, इंसान का बच्चा है ये तो, इसके मेरे जैसी आंखें हैं, हाथ पैर हैं, हाँ, और बाल है, इसकी आंखें हैं, नाक है, तो ये इंसान का बच्चा है. ठीक है. ये कैरेक्टराइजेशन हो गया. उसके बाद उसने आइडेंटिफिकेशन किया कि ये लड़का है कि लड़की है. तो उसने देखा कि ये लड़की है. तो लड़की है तो उसने फिर उसका नोमेनक्लेचर किया. इसका नाम होगा मुन्नी. ठीक है. अब मुन्नी बदनाम हुई कोई नहीं लिखेगा इसमें. ठीक है. तो इसका नाम है मुन्नी. चलो इसका नाम है सीला, इसका नाम है चिंकी, कुछ भी नाम रख दिया. ठीक है. उसके बाद उसके फैमिली वालों ने उसका क्लासिफिकेशन किया कि ये शर्मा है, ये इस धर्म का है, इसका ये गोत्र है, इसका ये पीढ़ी है. समझ गए? अब ये एग्जाम्पल बेस्ट था ना. अब याद रहेगा हमेशा से. कैरेक्टराइजेशन मतलब ऑर्गेनिज्म को पहले कैरेक्टराइज करो कि क्या क्या उसमें है. आइडेंटिफिकेशन मतलब प्लांट है, एनिमल है, फंगाई है, क्या है. नोमेनक्लेचर मतलब उसको कोई नाम देंगे हम. ठीक है. जैसे कोरोना को नाम मिला था. फिर क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो किस किंगडम में आएगा. ओके. किस फाइलम में आएगा. डन. अब लिख लोगे 5 नंबर का इसमें. अब सबसे बड़ी बात आती है, जब भी घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे बड़ी बात आती है बच्चों उसका नाम रखना.
अब नाम रखना है, चाची को बुलाएंगे, बुआ को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ जब साइंटिफिक नेम रखना है ना, तो हम किसको बुलाएंगे? टैक्सोनॉमिस्ट को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? टैक्सोनॉमिस्ट को बुलाएंगे। लेकिन टैक्सोनॉमिस्ट को किसने सिखाया कि नाम कैसे रखना है? किसने सिखाया? कैरोलस लिनियस चाचा जी ने सिखाया। किसने सिखाया? कैरोलस लिनियस चाचा जी ने सिखाया। उन्होंने क्या सिखाया कि देखो, जो भी नाम रखोगे ना, वो लैटिन में रखना। लैटिन में क्यों रखना? क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है, वो सब जगह एक जैसा यूनिवर्सल सेम है। ओके, वो चेंज नहीं होता हर जगह, और किसी जगह की वो लैंग्वेज भी नहीं है। ओके, अब जब लिखोगे तो इटैलिक्स में लिखना। ठीक है, इटैलिक्स होगा अगर प्रिंटेड, तो समझ जाओ कि वो साइंटिफिक लैंग्वेज है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम जो होगा उसका, जैसे होमो सेपियंस मान लो मैंने लिखा, होमो सेपियंस लिखा, तो जो पहला है, देखो मैंने इसको कैपिटल में लिखा है, और ये क्या है? जो पहला है वो जीनस कहलाएगा, और दूसरा क्या कहलाएगा? स्पीसीज कहलाएगा। क्लियर है? फिर फर्स्ट नेम जो रिटन होगा वो कैपिटल में होगा, जो सेकंड जो स्पीसीज का होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। लेकिन हम में क्या होता है? जो सेकंड होता है वो भी कैपिटल में होता है। ठीक है, इससे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी मैं बताने वाली हूँ अभी आपको। इफ इट इज हैंड रिटन, अगर हैंड रिटन है बच्चों तो अंडरलाइन करोगे सेपरेटली। तो याद रखना, कौन सा टॉपिक दोबारा बता दे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जल्दी बताओ। यही वाला टॉपिक ना? चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे हाथ से बच्चों, तो इसको ना ऐसे लिखोगे, अंडरलाइन करोगे। अगर आपने मान लो लिखा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका लिखा और उसको अंडरलाइन नहीं किया ना बच्चों, तो समझ जाना कि आपको समझेगा टीचर कि इसको कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल गधा बच्चा, इसको कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको जब भी आप लिखो, आज से आप ना स्मार्ट बच्चे हो, आप उसको अंडरलाइन करो जब भी लिखोगे, और जब भी प्रिंटेड करो, जब भी टाइप करो उसको, तो दैट शुड बी इन इटैलिक्स, मतलब इस तरह से लिखा जाएगा, तिरछा। ओके, तिरछा लिखा जाएगा। क्लियर है? और लास्ट में आप ना लिन ऐड कर सकते हो। लिन क्या है? पब्लिशर का नाम है या फिर ऑथर का नाम। और जो लिन ऐड करोगे बच्चों, उसको अंडरलाइन कभी मत करना, कभी भी उसको इटैलिक्स में मत लिखना, ये ध्यान रखना। लिन कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा, कभी भी इटैलिक्स में नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है लैटिन क्यों यूज करना है। अब देखो, लिन को मैंने अंडरलाइन नहीं किया और इटैलिक्स में नहीं लिखा। ये आपका नीट का क्वेश्चन है बच्चों, नीट में आया था एक बार कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंने ना इस चैप्टर के क्वेश्चन भी दिए हैं आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हैं, नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं, और मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी डाला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको बाद में देखना, रिकॉर्डिंग तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी ही समझ जाओगे, बट इसके ना एमसीक्यू जो कराए हैं वो जरूर देखना। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका जो है उसके साथ जब लिन लिखा है तो मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया है, ना ही मैंने इटैलिक्स में लिखा है, एकदम जैसे लिखा जाता वैसे लिखा। तो मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंगो का नाम है। नोट्स कहाँ पे डाले हैं? नोट्स आपको मिल जाएगा बच्चों, मैंने मतलब दे दिया है आपको, नोट्स ना आज मिल जाना चाहिए। ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस किसका नाम है? मस्टर्ड का नाम है। पाइसम सटाइवम किसका नाम है? पी का नाम है। इससे तो पुराना यार आना है आपका, है ना। मेंडल जी ने एकदम पाइसम सटाइवम का नाम तो रटवा दिया आपको। और दूसरी बात, आपको ना 1.1 जो टेबल दिया हुआ है बच्चों एनसीईआरटी में, याद करके जाना, उसको याद करके जाना। ठीक है, वो नीट में भी आता है, वो एनसीईआरटी आपके जो एग्जाम होंगे 11th में उसमें भी आता है। ठीक है, फिर लिन जो है वो ऑथर्स नेम है, इसको एपिथेट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं बच्चों। अगर स्पेशली आपको लिखा हुआ होगा ना कि मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो का एपिथेट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, एपिथेट का मतलब है ऑथर का नाम भी होगा। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ना दिया था हॉक्सले ने। किसने दिया था? हॉक्सले। कैसे याद रखोगे? हसले,
है ना। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने वाले कौन थे? हसले, है ना। इनका नाम हसले होता तो जल्दी याद होता, लेकिन हॉक्सले, अंदर से हंसा, हॉक्सले। ओके। इन प्लांट्स, प्लांट्स में देखो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे है। ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा, ब्रासिका ओलिरेसिया बॉटरिटिस, ठीक है। ये देखो ब्रासिका ओलिरेसिया सेम है दोनों में, लेकिन कैपिटाटा बॉटरिटिस अलग अलग है। तो ये क्या बता रहा? वैरायटी बता रहा। किसका वैरायटी बता रहा है? गोभी का वैरायटी। एक पत्ता गोभी, एक फूल गोभी है, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स में होमोसेपियंस सेपियंस होते हैं। हम पता है क्या है? होमोसेपियंस सेपियंस है। होमो बताता है जीनस, सेपियंस बताता है स्पीसीज, और सेपियंस फिर से जो सेपियंस आता है वो बताता है सब स्पीसीज। होमो के ना बहुत सारे स्पीसीज हैं, ठीक है। होमोनिडे फैमिली में बहुत सारे स्पीसीज आते हैं। होमो हैबिलिस आता है, होमो इरेक्टस आता है, होमो नींडरथलीज आता है, होमो सेपियंस आता है, ठीक है। तो हम होमो सेपियंस सेपियंस है। उसके बाद गोरिल्ला मान लो आपको एग्जाम में आता है कि दो एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखो, तो एनिमल में हम भी आ जाते, तो तुम लिख सकते हो होमो सेपियंस सेपियंस, दूसरा लिख सकते हो गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। गोरिल्ला का तीनों नाम ना, जीनस स्पीसीज सब स्पीसीज तीनों गोरिल्ला होता है। पता है क्यों? क्योंकि गोरिल्ला ने चिल्ला चिल्ला के बोला था मेरा नाम गोरिल्ला ही रखना, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। अब याद रहेगा, ठीक है। तो नामकरण तो हमने कर दिया, नामकरण समारोह खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि चलो भाई क्लासिफिकेशन कर दें, अब इसका जाति धर्म सब बता दें। तो जो ऑर्गेनिज्म हमने ढूंढा था, किसने ढूंढा था? कुणाल ने ढूंढा था ना ऑर्गेनिज्म। तो जिसने ऑर्गेनिज्म ढूंढा था वो जब लेके गया तो उसको बताया गया कि भाई ये तो इंसेक्ट है ना, ये इंसेक्ट है, ये ऑर्थोपोडा है, ओके, ये नॉन कॉर्डेट है। तो इस तरह से उसकी रैंकिंग की गई, ओके। तो क्लासिफिकेशन आप एक बार देते ही सारी डिटेल बता दोगे, क्लियर। जैसे इंसेक्ट को देखा, या फिर मान लो किसी ने बोला कि अरे यार कीड़ा मुझे काट लिया, तो तुम उसको इमेजिन कर सकते हो कीड़े के बारे में, क्यों? क्योंकि क्लासिफाई कर रखा है हमने कि भाई कीड़ा किस तरह का होगा, कैसे उसके स्टिंग्स होंगे, उसने काटा होगा इसको, है ना, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताती हूँ। अगर क्लासिफिकेशन 5 नंबर में आए तो कैसे लिखोगे, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। मान लो कि मैं अनाड़ी हूँ, बिल्कुल मैं जंगल से आई हूँ, ठीक है। मैं जंगल से आई हूँ, मुझे नहीं पता, और मैं ना शॉपिंग करने चली गई मॉल, और मैंने शॉपिंग करके बहुत सारी चीजें ले आई। शॉपिंग करके जब मैं बहुत सारी चीजें लेके आई तो मैंने क्या किया ना, खाने का जो सामान है वो मैंने रख दिया बाथरूम में, राशन चावल दाल सब बाथरूम में रख दिया, ठीक है, गटर में रख दिया। और जो हार्पिक था ये सारी चीजें मैंने फ्रिज में रख दी, और पेंसिल वगैरह ये सारी चीजें जो थी ना, स्टेशनरी का सामान, ये मैंने किचन में रख दिया। तो क्या मैंने सही किया? बताओ, क्या मैंने सही किया? बताओ, इंडिया को जवाब चाहिए। नहीं, मैंने सही नहीं किया, ठीक है। तो फिर मेरे पास आया अमरेंद्र। अमरेंद्र बोला अरे बुड़बक लड़की, तुमको कुछ नहीं पता, देखो जो चीजें एक जैसी सिमिलर होती हैं पहले हम उसका ग्रुप बनाएंगे। जैसे खाने की चीज है चावल दाल, हम इसका ग्रुप बनाएंगे और इसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे, किचन में ले जाएंगे। जो धोने धोने की चीजें हैं, साफ करने की चीजें, हम उसका एक ग्रुप बनाएंगे, हम उसको बाथरूम में रखेंगे। जो स्टेशनरी का सामान हम उसका एक ग्रुप बनाएंगे, हम उसको अलमीरा में रखेंगे, ठीक है, या कबर्ड में रखेंगे। समझ गए? तो क्लासिफिकेशन वही होता है बच्चों की, क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, and then categorize them or grouping them on the basis of their rank or on the basis of their taxonomy categories. समझ में आ गया? अब लिख लोगे। लेकिन ये एग्जाम्पल कोई नहीं देगा कि नेहा मैम जंगल में थी, नेहा मैम को कुछ नहीं आ रहा था, फिर अमरेंद्र ने बताया उसको, ये सब जाके नहीं बोलोगे, ठीक है। ओके, चलो। टैक्सोनॉमी हायरार्की, टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या होती है बच्चों? टैक्सोनॉमी हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल, ठीक है। मतलब कि जैसे ये मेरा एड्रेस है,
मेरा एड्रेस है कि अपार्टमेंट, फ्लैट, सिटी, स्टेट, ये एड्रेस है, ठीक है। तो एक ऑर्डर से हम लिखते हैं ना उसको, तो वैसे ही हम ना ऑर्गेनिज्म के बारे में एक ऑर्डर से लिखते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, ये सबसे पहले इससे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, व्हाट इज टेक्सॉन, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, अभी के अभी याद हो जाएगा आपको, ध्यान से सुनो। ठीक है, जो समय अपना है उसको यूटिलाइज करो, एकदम फोकस्ड होके सुनो। टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जो अभी हमने बच्चे का नामकरण किया था, उसका क्लासिफिकेशन किया था, आइडेंटिफिकेशन किया था, उस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। वो पूरा प्रोसीजर जहां लिखा हुआ है ना, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और जो ये सारा करते हैं, जो कोविड का नाम रखे, उसको उसको बोले कि ये वायरस है, वो टैक्सोनॉमिस्ट थे, ठीक है, वो टैक्सोनॉमिस्ट थे। तो अलग अलग टैक्सोनॉमी ना अलग अलग कोड यूज करते हैं, जैसे आईसीबीएन यूज करता है, कोई आईसीजेडएन यूज करता है, कोई आईसीवीएन यूज करता है। फिर से रिपीट करते रहे, देखो, टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिला, आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, उसको पहचान रहे हो, उसका नाम रख रहे हो, दैट इज टैक्सोनॉमी, ठीक है। और जो ये काम करता है उसको टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। वो कैसे कर पाते हैं, देखो रूल है, इन नेमिंग का जो रूल होता है ना, खासकर नोमेनक्लेचर जो होता है उसका रूल होता है, कहाँ दिया है रूल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ प्लांट का नोमेनक्लेचर का रूल दिया है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ एनिमल का नोमेनक्लेचर का रूल दिया है। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, यहाँ वायरस के नोमेनक्लेचर का रूल दिया है। तो कोविड का जो नाम रखा गया होगा ना, यहाँ से देख के रखा गया होगा कि किस तरह से रखना है इसका, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है बच्चों, टैक्सोनॉमी होता है। और इसको सबसे, इस वर्ड को सबसे पहले किसने यूज किया था, एपी कंडोले। नाम कैसे याद रखोगे, मन डोले मेरा तन डोले, एपी कंडोले, है ना, एपी कंडोले, याद रहेगा, इस गाने से अब याद रहेगा, मन डोले मेरा, है ना, ठीक है। अब सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ओके, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, देखो, सिस्टमैटिक्स से वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना, कोई चीज सिस्टम में रखना, ओके, कोई चीज सिस्टम में अरेंज करना। तो सिस्टमैटिक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म हमको मिला है, मान लो कोविड मिला, तो हम उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे कि भाई ये वायरस है तो किस तरह का वायरस है, वायरस में भी टाइप्स होते हैं ना, ये किस तरह का वायरस है ये, तो उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, क्या इस तरह का वायरस पहले पाया गया था, तो अगर पाया गया था तो उसको उस कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक इज लाइक अ लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में ना आप अरेंज करके रखते हो ना, कि बॉटनी की बुक एक तरफ, जूलॉजी की बुक एक तरफ, है ना, तो उसी तरह से सिस्टमैटिक में ना ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे रेप्टाइल्स से आए हैं सारे बर्ड्स, तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में कुछ तो रिलेशन है, तो उनको उस तरह से अरेंज किया गया, क्लियर है। ये आपको हेल्प करता है इवोल्यूशन को पढ़ने में, कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिज्म में। आई होप कि यहां तक चीजें समझ में आई हैं। सेंड मी द थम्स अप। जोश देखना चाहिए बच्चों का, जोश देखना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे समझ रहे हैं और उनको मजा आ रहा है पढ़ने में। ओके, यस मैम, है ना, मजा आ रहा है। अब देखो, ये जो टॉपिक है बच्चों, इससे 3 क्वेश्चन, अभी देखो मैं जितने भी टॉपिक बताते जा रही हूँ सबसे क्वेश्चन कराते जा रही हूँ आपका। थैंक यू फॉर द हार्ट कुणाल। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन मैं स्लाइड मैंने कराए, सबसे क्वेश्चन कराए, यहाँ भी देखो क्वेश्चन बनेगा आपका, 3 क्वेश्चन बनेगा। 3 क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले व्हाट इज टेक्सॉन, टेक्सॉन क्या होता है, टेक्सॉन देखो बच्चा, ये जितना भी एक एक फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ये सबको अलग अलग टेक्सॉन बोलते हैं, मतलब एक एक ईंट को टेक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। सो यू कैन से टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक एक यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या है, टेक्सॉन है, या फिर टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ओके। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एंड देन दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा आपको, कि इसको एक सीक्वेंस में रखो, करेक्ट सीक्वेंस में रखो, किंगडम टू स्पीसीज आप करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्डर करो,
तो कैसे ऑर्डर करोगे? देखो एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। किंग फिलिप ग्रेट स्पेन से आया। और अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में फाइलम नहीं होता, डिवीजन होता। तो क्या लिखोगे? किंग डॉन केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लोगे तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, किंगडम था, फाइलम था, फिर क्लास था, ऑर्डर था, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन एक्चुअली। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन का पूरा किंगडम से स्पीसीज तक लिखो, ह्यूमन बीइंग का। तो कैसे लिखोगे? देखो बच्चों, हम एनिमेलिया हैं, हमको पता है, आपको पता है ना, आप एनिमेलिया किंगडम में आते हो, इतना तो पता होगा, कॉमन सेंस है। हम कॉर्डाटा में आते हैं क्योंकि वर्टिबल कॉलम है हमारे पास और हमारे पास नर्व कॉर्ड है। ठीक है, ये सबको पता है। यहाँ कोई नॉन कॉर्डेट तो नहीं है, सांप की तरह ऐसे ऐसे करने वाला, ऑक्टोपस की तरह कोई ऐसा ऐसा करने वाला तो नहीं है। सब कॉर्डाटा ही हो, ऐसे स्ट्रेट बैठे हुए हो, है ना? ठीक है, फिर हम मैमेलिया हैं, मेमोरी ग्लैंड होता है हमारे पास, मेमोरी नहीं, मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक है, स्तनधारी है हम। ये 3 हमको याद रहता है कि हम एनिमेलिया है, कॉर्डाटा है, मेमेलिया है। लास्ट का 2 भी याद रहता है कि हम होमो हैं और हम सेपियंस भी हैं, ये हमको याद रहता है। ठीक है, बस दिक्कत आ जाती है बीच का कि प्राइमाटा होमोनिडे। तो कैसे याद रखना है कि हम एनिमेलिया, कॉर्डाटा, मेमेलिया तो हैं। ठीक है, हम एनिमल हैं, फिर कॉर्डाटा है, फिर मेमेलियन है। बट हमारी जो माँ है ना वो पराई है, हमारी माँ पराई है, पराई माता। और पराई माता ना कुछ नहीं देती है, तो पराई माता होमो नहीं दे, होमो नहीं दे। ठीक है, तो क्या याद करना? पराई माता होमो नहीं दे, पराई माता होमो नहीं दे, ऐसे करके याद करना। ठीक है, तो आपका ये वाला याद हो गया यहाँ पे। फिर आपका चौथा क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो सिमिलरिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म के बीच में या घटती है? तो क्या लिखोगे आप? बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो स्पीसीज में एक कैट और टाइगर में सिमिलरिटी दिखता है ना, कैट लगता है जैसे टाइगर की तरह ही लगता है, बड़ा होके टाइगर बन जाएगा। एक लिजर्ड क्रोकोडाइल की तरह लगता है ना? तो स्पीसीज में सिमिलरिटीज हैं, बट लेकिन किंगडम में जब आप पहुंचते हो तो एनिमेलिया प्लांट बिल्कुल अलग है। क्या किसी प्लांट का मुंह एनिमल की तरह लगता है? क्या किसी प्लांट का मुंह कभी कुत्ते की तरह देखा है? नहीं। ठीक है, तो उनमें डिफरेंस होता है, सिमिलरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, किंगडम टू स्पीसीज जाएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो सिमिलरिटी घटती जाएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, जो एमसीक्यू मैंने सेंड किया उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों 5 नंबर का या 10 नंबर का। ठीक है, छोटा छोटा ब्रेक करके। क्या आएगा कि जितने भी हैं किंगडम, फाइलम, स्पीसीज, इन सब को डिफाइन करो। यहाँ पे बच्चे जाते हैं फर्स्ट, लेकिन नेहा मैम है आपको इस मझधार से निकालने के लिए, अभी के अभी आपको याद हो जाए। सिर्फ आपको स्पीसीज की डेफिनेशन याद करनी है, बाकी डेफिनेशन आप बना लोगे। आई बेट यू कि बना लोगे बाकी सारी डेफिनेशन। ठीक है, कैसे? ध्यान से सुनो मुझे। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज इज अ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप दैट रिसेंबल ईच अदर। मतलब कि स्पीसीज वो ग्रुप होता है जो एक जैसे लगते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली एक जैसे होते हैं, एंड दैट कैन इंटरब्रीड ईच अदर, एक दूसरे के साथ मेटिंग कर सकते हैं, एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो कि और बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, टाइगर एक स्पीसीज है, एक लायन अलग स्पीसीज है, लेकिन हमने क्या किया? हमसे रहा नहीं गया, हमने जबरदस्ती इनकी मेटिंग करा दी और हमने क्या प्रोड्यूस किया? लाइगर। लेकिन जो लाइगर प्रोड्यूस हुआ वो इनफर्टाइल था, वो दूसरे बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, तो लाइगर एक स्पीसीज नहीं आ पाएगा। ठीक है, लाइगर एक स्पीसीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो टाइगर एक अलग स्पीसीज है, लायन एक अलग स्पीसीज है। तो स्पीसीज क्या होगा? ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। टाइगर टाइगर को मेटिंग कराओगे तो फिर से टाइगर होगा, फिर वो और टाइगर पैदा करेगा। समझ गए? एक जैसे दिखने वाले जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सके और बच्चे पैदा कर सके, इसको स्पीसीज बोलते हैं। ग्रेट, थैंक यू फॉर द हार्ट, थैंक यू फॉर द हार्ट आशीष।
ओके, अब देखते हैं जीनस क्या होता है। जीनस होता है बच्चों ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। देखो जीनस के नीचे क्या था लिखा स्पीसीज, तो आपको बस क्या लिखना है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, ऐसे फैमिली आएगा उसके ऊपर तो आप क्या लिखोगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। बस हो गया आपका डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन बनते जा रहा है आपका यूं फटाफट। ग्रुप ऑफ रिलेटेड, बहुत सारे स्पीसीज जो एक जैसे लग रहे हैं उनको हमने ग्रुप बना दिया, बोल दिया ये जीनस है। जैसे बहुत सारे शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, मान लो सब ये ब्राह्मण हैं, तो हमने क्यों, मतलब ये नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, तो हमने एक ग्रुप बना दिया कि ये ब्राह्मण है, वो जीनस हो गया। समझ गए ना? तो जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हमने एक जीनस में डाल दिया। ठीक है, जैसे पैंथरा। पैंथरा, पैंथरा क्या है, एक जीनस है, लियो और टाइग्रिस स्पीसीज है। ठीक है, पैंथरा के अंदर 3 स्पीसीज आते हैं, पार्डस, टाइग्रिस और लियो। ये तीनों मेटिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये तीनों एक जैसे लगते हैं, किसी न किसी तरीके से एक तरह से लगते हैं, तो इनको एक जीनस में डाल दिया, दैट इज पैंथरा। फिर सोलेनम। सोलेनम एक जीनस है जिसके अंदर आता है ट्यूबरोसम, मेलोंजेना और निग्रम। ट्यूबरोसम होता है पोटैटो, मेलोंजेना होता है ब्रिंजल, निग्रम होता है टमाटो। ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन किसी ना किसी तरह से एक जैसे हैं, तो इनको एक कैटेगरी में रख दिया जीनस में, जिसको बोलते हैं सोलेनम। ये 2 एग्जांपल दे देना, बस खत्म, कहानी खत्म। आगे फिर फैमिली। फैमिली खुद से बना लोगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, क्योंकि फैमिली के नीचे क्या दिया था, जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ठीक है, अब 2 एग्जांपल इसमें याद कर लेना, जैसे फैलिस। फैलिस एक जीनस है और पैंथरा एक जीनस है। ठीक है, फैलिस एक जीनस है जिसमें कैट आते हैं, और पैंथरा एक जीनस है जिसमें लायन टाइगर आते हैं। तो कैट और लायन टाइगर एक जैसे नहीं लगते, एक जैसे लगते हैं ना देखने में, तो इनको एक ग्रुप में रख दिया, दैट इज फैलिडे। दैट इज फैलिडे। ठीक है, और कैनिडे एक और ग्रुप होता है जिसमें आ जाते हैं फॉक्स, डॉग, वॉल्फ, ये सारे आ जाते हैं कैनिडे फैमिली में। तो हमारा जो कुणाल था ना, वो गया था सफारी में, उसने देखा वहां कुत्ता, और उसने बोला मैं तो वॉल्फ देख के आया, वॉल्फ देख के आया। फिर बाद में सबने बताया नहीं भाई वो डॉग था, वो जर्मन शेफर्ड था, तुम्हें वॉल्फ की तरह लगा, क्योंकि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट फैमिली इज कैनिडे। ठीक है, कैनिडे ऐसे याद करोगे, फैलिडे, एकदम स्टाइल में याद करो, स्टाइल में याद हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे क्या था, फैमिली था, तो बस बोल दोगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, हो गया डेफिनेशन। ठीक है, अब 2 याद कर लो, फैलिडे कैनिडे अभी हमने रटा, फैलिडे कैनिडे अभी रटा हमने, है ना? तो ये दोनों एक ही ग्रुप में, एक ही ऑर्डर में आ जाते हैं, दैट इज कार्निवोरा। क्यों कार्निवोरा, नाम क्यों दिया कार्निवोरा, क्योंकि इनके कैनाइन टीथ होते हैं, लंबे लंबे दांत, है ना? कुत्ते हो, लायन हो, सबके यहाँ पे ऐसे ड्रैकुला वाले टीथ होते हैं, और दे आर कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर होते हैं ये। ठीक है, इसलिए इनको कार्निवोरा कैटेगरी में रखा। आप समझ में आया ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर समझ में आ गया ना, कैसे उनके ईटिंग हैबिट पे रख दिया, क्यों, किस तरह का खाना खाते हैं, समझ गए? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर। ओके, और यहाँ ऑर्डर का मतलब बच्चों, ये बिल्कुल नहीं लिखना कि ऑर्डर का मतलब जो रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर करते हैं, टिक्का, बिरयानी, ये सब नहीं है। ऑर्डर मतलब है कार्निवोरा। ठीक है, चलो फिर है बच्चों क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास जो मैं ले रही हूँ क्लास, ये क्लास नहीं। क्लास के नीचे क्या था, ऑर्डर, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, हो गया। अब ऑर्डर में देखो डाइकॉट, आप ना डाइकॉटलेडन में डाल दोगे, डाइकॉटलेडन प्लांट में लिखोगे तो उसके अंदर जितने डाइकॉट्स होते हैं ना, डाइकॉट जानते हो ना, जिसके 2 लीफ होते हैं, जिसके 2 सीड के लीफ होते हैं, सीड, सीड को, काबली चना को तोड़ा है 2 भाग में बट जाता है, तो जितने ऐसे सीड होते हैं जिसके 2 भाग में बट जाते हैं, वो सब एक क्लास में आ जाते हैं, उनको डाइकॉटलेडन बोलते हैं। और जिनका एक में बटता है, जैसे राइस, उसको मोनोकॉटलेडन बोल देते हैं क्लास। ठीक है, फिर है मेमेलिया क्लास। मेमेलिया क्लास में कौन आ जाएगा, कार्निवोरा, जिसके बारे में हमने पढ़ा, और प्राइमाटा आ जाएगा। प्राइमाटा क्या होते हैं, एप, गोरिल्ला, ह्यूमन। ठीक है, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कार्निवोरा के अंदर ऑयस्टरस साइकिल।
आगे मैं पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। और मेमेलिया ग्लैंड में, इसको मेमेलिया ग्रुप में क्यों रखा, क्योंकि इन सब के पास ना एक कॉमन चीज थी, इन सब के पास मेमोरी ग्लैंड था, ये सब स्तनधारी थे, ठीक है। क्लियर हो गया, क्यों क्लास का नाम रखा जा रहा है, क्यों ऑर्डर का नाम रखा जा रहा है, अब समझ में आ रहा है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं, ऐसे रट रहे होगे अभी तक, ठीक है। अब फाइलम, फाइलम क्या होता है, उसके नीचे क्या था, फाइलम के नीचे क्या था, क्लास था, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस आर फाइलम, ठीक है। इस प्लांट के केस में इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन, प्लांट के केस में क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन। तो फाइलम कुछ भी दे सकते हो, कॉर्डाटा, नॉन कॉर्डाटा, बहुत सारा फाइलम है, 11 फाइलम्स आर देयर, पॉरीफेरा, ठीक है। तो कॉर्डाटा की बात अगर हम करें तो इसमें फिश आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, तो इन सबको हम कॉर्डाटा के अंदर क्यों रखे, क्योंकि इन सबके पास नोटोकॉर्ड है, न्यूरल सिस्टम है, वेंट्रल, है ना, फिर ये वर्टिब्रेट्स में भी बदलते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, समझ गए, क्रिस्टल क्लियर है। अब फिर आ जाता बच्चों किंगडम, किंगडम के बारे में बोलोगे कि हाईएस्ट स्पीसीज, बता दे रहे हैं बच्चों, बता दे रहे हैं, हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है बच्चों किंगडम, और यहाँ पे ना सिमिलरिटी बहुत कम होती है, 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल, बस ये आपका देखो 5 नंबर इधर कंप्लीट हो गया, कम से कम आज मैंने आपको 30-40 नंबर का क्वेश्चन अभी तक करा दिया, 30-40 नंबर का क्वेश्चन करा दिया, है ना। तो अब हम ना थोड़ा एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू करेंगे स्पीसीज, लेकिन मैं बता देती हूँ, एक बच्चे को दिक्कत है, स्पीसीज बच्चों होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे दिखने में लगते हैं, ठीक है, और उनके बीच में मेटिंग हो सकती है, और वो फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं, मतलब ऐसे बच्चे कि वो भी बच्चे पैदा कर सके, मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग साथ में शादी करते हैं, ठीक है, मेटिंग करते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये एक स्पीसीज है, ह्यूमन अलग स्पीसीज है, मंकी अलग स्पीसीज है, दोनों को आप मिला नहीं सकते, ठीक है। नाउ टेक्सोनॉमी एड्स क्या होते हैं, टेक्सोनॉमी एड्स वो होते हैं जो कि आप स्टोर्ड करके रखते हो, ठीक है। टेक्सोनॉमी एड्स आर द टेक्निक, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल इन क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है ना। आप म्यूजियम में जाते हो, जू में जाते हो, मान लो अगर जू नहीं होता, बोटानिकल गार्डन नहीं होता, म्यूजियम नहीं होता, तो क्या होता, हर दिन एक बंदा आता बोलता अरे मैंने ये नया स्पीसीज डिस्कवर किया है, कुणाल हर दिन आता बोलता मैंने ये नया स्पीसीज देखा, तो फिर उसको जूलॉजिकल पार्क ले जाया जाता, देखो बच्चे ये पहले से है, ये पहले से है ना, ये आपका भ्रम है, ठीक है। तो बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क ये क्लासिफिकेशन के लिए होते हैं कि वाइल्ड एनिमल कौन होते हैं, नॉन वाइल्ड एनिमल कौन होते हैं, और दूसरा आपको ये समझाने के लिए कि इतने इतने तरह की स्पीसीज हैं ऑलरेडी, ठीक है, हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं बहुत सारी स्पीसीज को। तो बाकी आपके बुक में नहीं दिया है, लिविंग में आता है बच्चों बोटानिकल गार्डन एंड जू, जो कि बाहर प्रेजेंट होते हैं एक्सी2, और नॉन लिविंग मतलब डेड में आता हर्बेरियम और म्यूजियम, म्यूजियम में प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट सब रहते हैं जार के अंदर, और हर्बेरियम में, हर्बेरियम मतलब हर्ब का एरिया, प्लांट का एरिया, इसमें ना सारे के सारे प्लांट्स रहते हैं, लेकिन किसमें रहते हैं, एक शीट के ऊपर, हम उसको सुखाते हैं, प्रेस करते हैं, एकदम पूरा हाली प्रेस करते हैं, फंगीसाइड छींटते हैं ताकि वो खराब ना हो, और उसके बाद उसको स्टेपल कर देते हैं इसमें हर्बेरियम शीट में, ताकि लोग उसकी स्टडी कर सकें। और उसमें क्या क्या लिखा होना होता है जरूरी, ये देखो ये 3 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा, कि इसमें क्या क्या टूल लगेंगे, तो आपको प्लांट कटिंग करना तो सिकल लगेगा, ठीक है, फिर आपको ड्रायर लगेगा, फिर आपको हर्बेरियम शीट लगेगा, पॉली बैग लगेगा, एंटी फंगल लगेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। एंड उसमें क्या क्या मेंशन होता है, क्या क्या मेंशन नहीं होता, ये जरूरी है। तो टाइम आपको लिखना होता है, टाइम एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, आपने कहाँ से कलेक्ट किया, ठीक है। मैं हाइड्रा का एग्जाम्पल, कैसे, फिर आपको उसका इंग्लिश नेम लिखना होगा, फिर आपको उसका साइंटिफिक नेम लिखना होगा, फिर फैमिली का नाम लिखना होगा, जीनस, स्पीसीज और कलेक्टर्स का नेम, ठीक है। जैसे मान लो कुणाल कलेक्ट करके आया है तो ये सारी चीजें वो वहां पे लिखेगा, ठीक है, ओके। बोटानिकल गार्डन आ नहीं रहा है,
की पढ़ा देती हूँ। की बहुत जरूरी है बच्चों, की में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। की क्या होता है, व्हाट इज की? की देखो क्या है, जैसे मान लो कोई एक स्पीसीज ढूंढ के लाया कुणाल, और ना उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये प्लांट है कि एनिमल है कि फंगाई है, क्या है। सो की प्रोवाइड यू द आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो वो कुणाल एक स्पीसीज लेके आया, तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि बताओ उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। दो ऑप्शन मैंने दिए, तो जो दो ऑप्शन मैंने दिए उसको क्या बोलते हैं, कपलेट। क्या बोलते हैं, कपलेट। और एक एक सेंटेंस जो मैंने बोला कि सेल वॉल प्रेजेंट है उसको लीड बोलेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है उसको लीड बोलेंगे। तो एक एक सेंटेंस लीड होता है और दोनों पेयर में कपलेट होते हैं। ठीक है, तो अब कुणाल क्या बोलेगा, हाँ हाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगी अच्छा ये प्लांट है। फिर मैं पूछूंगी क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो बोलेगा नहीं क्लोरोफिल तो प्रेजेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगी अच्छा ये फंगी हो सकता है। समझ गए? सो इट इज द की टू डिस्क्राइब वेदर द स्पीसीज इज प्लांट और एनिमल। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? चलो जल्दी से ना, जल्दी से एक पोलिंग हो जाए बच्चों, एक पोलिंग हो जाए। आर यू रेडी? चलो मैंने, हाँ पहले क्वेश्चन का आंसर दो, पोल लॉन्च कर दिया है, पहले क्वेश्चन का आंसर दो। एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा होता है, अभी मैंने बताया था क्लास में, एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा होता है हायर प्लांट एंड एनिमल्स में? जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओहो, एक ही वोट आया। एक्सक्लूसिव इवेंट बताओ, मैंने बताया है कि एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा होता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिव इवेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिव इवेंट। हमारे में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है, एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग है। ठीक है, ग्रोथ हम में अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है। ऐसा नहीं कि हम ग्रोथ करने जाते हैं तो रिप्रोडक्शन कराते हैं और रिप्रोडक्शन करने जाते हैं तो ग्रोथ कराते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मैं पोलिंग इसकी स्टार्ट कर देती हूँ। चलो बताओ, बताओ इसका आंसर। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्लाइड में मैंने बताया था ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोला था ना, वो 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यस, वेरी गुड, 1 and 3। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या तो मास बढ़ता है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ जाते हैं, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो दिस वाज द सेशन ऑफ टुडे। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि सिस्टमैटिक क्या है। हाँ, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, और वो अब आप खुद से कर पाओगे। देखो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे, और मैंने इसमें दिया भी है कि कहाँ पे आपको आंसर मिलेगा इसका। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हर दिन एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा बदलता रहे। ठीक है, टैक्सॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की, है ना? और हर सबका एग्जांपल देना है, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, बस ये सब मैं बता चुकी हूँ बच्चों, अब आप आराम से कर सकते। ओके, सो हाउ वाज द क्लास? जल्दी से मुझे फीडबैक दे दो बच्चों, फीडबैक दे दो मुझे कि मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक है, फीडबैक दे दो जल्दी से। बेस्ट, थैंक्स मैम, एक्सीलेंट, थैंक यू, थैंक यू। मजा आया ना क्लास में? एक अलग तरह का आपको सेशन लगा होगा। थैंक्स फॉर द हार्ट आर्यन, मोहम्मद, थैंक यू, ग्रेट क्लास। ओके, ओके अमरेंद्र, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो अच्छा, अच्छी भी थी और बहुत फनी भी थी। हाँ, मेरी क्लासेस बहुत फनी होती हैं, बहुत ज्यादा फनी होती हैं।
ठीक है, मेरे एग्जाम्पल थोड़े वायर्ड होते हैं, आप लोगों को थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन आपको ना दिमाग में बैठ जाएगा एकदम। चलो ठीक है, सो बाय बाय, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय, नाइस टू मीट यू ऑल, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग।